जो हमारे युवा साथी शोध को कैरियर के रूप में चुना है, उनको मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं और उनके लिए आगाह भी करता हूं कि आपकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। आपकी चुनौती छोटी नहीं है। हमारे एक ऑर्गेनिक रिसर्चर डॉक्टर शैलन जी बैठे हुए हैं, तो वो भी शोध प्रगति पर बहुत सारी बात कहेंगे और कहते हैं समाज के बीच में। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हाल के दिनों में 21वीं शताब्दी में जो भी हम सोशल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं और विशेष करके 1950 से 60 के दशक में जो हमने शोध के लिए मापदंड तय किए थे, उसके परकछे उड़ रहे हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट हो पढ़ने लिखने का, क्योंकि जब आपने ये तय किया है कि हमको शोध करना है, तो शोध करना जो है ये सन्यासी बनने जैसा ही है, तपस्वी बनने जैसा ही है। कोई एक आदमी अपना जीवन दान करके होल टाइमर हो जाता है किसी महत्व मिशन के लिए, तो शोध करने का कार्य भी जो है मेरे हिसाब से एक मिशन का कार्य है। और जब मिशन का कार्य है, तो जैसा कि सरफराज जी ने कहा कि 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो भी शोध के लिए ह्यूमन सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी में जो मापदंड तय किए गए थे और उसमें जो क्रमिक विकास हुआ था, आज उसके परकछे उड़ रहे हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शोध के 3 प्रमुख आयाम हैं जो आपको शोध प्रविधिकी में बताया जाता है। पहला आयाम है क्वालिटेटिव पैराडाइम्स, जिसको हम गुणात्मक, वैचारिक, संकल्पात्मक बात कहते हैं। दूसरा पैराडाइम है क्वांटिटेटिव पैराडाइम। और तीसरी बात जो आज के समय सामने आ रही है, वह बात है प्रैक्टिस इन रिसर्च। और प्रैक्टिस इन रिसर्च की बात करके सारे बातों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। पहले हम एक को ले लें, क्वालिटेटिव पैराडाइम। क्वालिटेटिव पैराडाइम विचारों की श्रृंखला का वो होता हुआ विकास है। पूरा 20वीं शताब्दी का जो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी का जो रिसर्च हुआ है, अगर उसको हम मोटे तौर पर बांट लें, साहित्य, समाज और सबको एक साथ जोड़ करके, तो मूलभूत से एक सुंदरता पर साहित्य में और दूसरा गरीबी पर समाज में, ये 2 तरह के हैं जो पूरे 20वीं शताब्दी के शोध का केंद्र बिंदु रहा है। और आज ये कहा जा रहा है कंक्लूजन के तौर पर, पॉवर्टी लाइक ब्यूटी लाई इन द आई ऑफ बिहोल्डर। आज तक न हमने सुंदरता को परिभाषित किया और आज तक न हमने इस बात को परिभाषित किया कि गरीबी क्या है। 2011 में जो हमारे यहां जो आंकड़ा आता था पॉवर्टी का, वो बंद हो गया। और सुंदर कौन है? क्योंकि ये जो क्वालिटेटिव पैराडाइम है, जहां से बात उभरती है कि गोरा आदमी ही सुंदर होगा, काला आदमी सुंदर नहीं होगा। ऐसा क्यों? ये हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है। हमारे ऊपर बताया गया कि जो हमारा रूलर है वो गोरा है और जो उसका शोषित है, जो उसके साथ खड़ा, जो उसका पानी भर रहा है, वो काला है। तो काला आदमी कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। ये अब आप ये बताइए, ये जब आपने पैराडाइम यही फिक्स कर दिया कि हु विल बी द ब्यूटीफुल एंड हु विल बी द पुअर, तो आज तक जो 20वीं शताब्दी का पूरा सोशल साइंस का जो रिसर्च है, वो आज कहां खड़ा है? अभी तक टिल नाउ हमने गरीबी और सुंदरता को अनडिफाइंड रखा है। यह हमारे आपके लिए जो शोध करना चाहते हैं उनके लिए एक चैलेंज है। और भोजपुरी सेंटर में जब शिल्पकार शुक्ला जी जो साहित्य के लोग हैं, जो तमाम तरह के सौंदर्य शास्त्र पर बहस करते हैं, सौंदर्य शास्त्र पर हिंदी साहित्य में मैनेजर पांडे से लेकर के मार्क्सवादियों ने इस पर एक लंबी बहस चलाई है कि सौंदर्य का विषय क्या है, कि पसीना है, कि वो गुलाब की
पत्तियों के बीच जो नहा करके निकली हुई जो अप्सरा है वह सुंदर है, कि जो काम करती है पसीना टपकता है उसके आंचल से वह सुंदर है, ये अनडिफाइंड है। और यह विचार का सवाल है। यहीं पर हमारे रिसर्च कि हम कौन सा बात हुई कि हम लिटरेचर कंसल्ट करें, कौन सा लिटरेचर कंसल्ट करें। हम जब यूरोपियंस हमारे पास आए तो उन्होंने अपनी कॉलोनियल थियरी को स्टैब्लिश करने के लिए यह कहा कि इट इज द व्हाइट मैन बर्डन, ये असभ्य लोग हैं, इनको सभ्य करना है कालों को। तो ये हमारी ड्यूटी का पार्ट है और ये हमारे लिए एक बोझ है। कैसे गलत चीजों को एक वैचारिक दायरे में ला करके उसे जो है मुलम्मा चढ़ा करके और उसकी लेजिटिमेसी को तय किया जाता है। ये अगर हम शोध की प्रविधि पर बात करते हैं तो यह हमारे लिए एक चुनौती का विषय है। और क्वालिटेटिव पैराडाइम इसीलिए सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल विषय हो गया है आज की तारीख में। जो वैचारिकी है, शोध की में जो वैचारिकी है, देखिए दो तरह के शोध होते हैं। एक शोध जो कमिटमेंट के साथ, जिसको सरफराज जी ने कहा, वो शोध है। एक होता है कि गुरु जी का पैर पकड़ करके थीसिस सबमिट करके जात बिरादरी नातेदारी रिश्तेदारी तमाम तरह के नौकरी ले लेना, वो एक अलग बात है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन रियली अगर आप शोध करना चाहते हैं तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि यह उसी तरह से है जैसे कोई अपने बेटे को कहता है कि उस संप्रदाय का सन्यासी हो जाएगा या उसका पुरावर्ती कार्यकर्ता हो जाएगा। उससे बड़ा तो कोई काम नहीं हो, उससे बड़ा कोई संकट का काम नहीं होता। तो सबसे पहले उस वैचारिकी को हमें अपने कसौटी पर खड़ा करना है, पूछना है। बात मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्वालिटेटिव पैराडाइम्स पर कि आज जब कोरोना के बाद ये बात हो रही है तो ऊपर से और नीचे से विश्वविद्यालयों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। और विशेष करके ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस का जो रिसर्च है उसके ऊपर तो मजाकिया लहजे में प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। आप देखिए जितने भी फंडिंग एजेंसी है, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो नहीं चाहते कि ह्यूमैनिटी में और सोशल साइंस में रिसर्च हो। ये आपको देखना है कि रीजन क्या है, कारण क्या है। अब लेकिन विश्वविद्यालयों को जो बड़े, इसको जो ग्रैंड नैरेटिव हम कहते थे, पोस्ट मॉडर्निज्म में श्री प्रकाश शुक्ला जी उसके विद्वान हैं, सरफराज जी विद्वान हैं, जो ग्रैंड नैरेटिव कहते थे कि ये है, इसको मानना पड़ेगा। 50 के दशक की जो फिलॉसफी 1950 के, उसमें है कि दैट इज द ग्रैंड नैरेटिव, और ग्रैंड नैरेटिव के नाम पर हमने बहुत सारे सवालों को खड़ा किया। आज की तारीख में उस ग्रैंड नैरेटिव को अलग करके अब ये कहा जा रहा है कि ये सारे विश्वविद्यालय उस जद में आ गए हैं कि ज्ञान का खजाना इन विश्वविद्यालयों की चारदीवारी में अब कैद नहीं है। नंबर एक, सरफराज जी ने सही कहा कि ज्ञान तो इस विश्वविद्यालयों में जो फॉर्मल नॉलेज है, वो जो डॉक्यूमेंटेड नॉलेज है हमारे समाज में, वो केवल 10% है। ये तो पूरी दुनिया मानती है। और हिंदुस्तान में लगभग 2000 भाषाएं थी जिनके अंदर जो ज्ञान की कस्टोडियन होती हैं, वो सारी भाषाएं लुप्त हो रही हैं। तो जो हमारा जो कम्युनिटी नॉलेज है वो लुप्त हो रहा है। उसके तमाम, और नॉलेज जो होता है वो तमाम तरह का कस्टोडियन होता है, वो खत्म हो रहा है। यह चैलेंज है भोजपुरी सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं कि भोजपुरी एक आंचलिक भाषा है और उस आंचलिक भाषा के अंदर कितने तरह के जो विमर्श हुए हैं ज्ञान के, वो लुप्त होने जा रहा है। और डेवलपमेंट स्टडीज का एक तीसरा सूत्र है डेवलपमेंट विथ कंटिन्यूटी। कोई भी विकास अनवरता में होता है, काट करके नहीं होता है। आज के दौर में जो कॉलोनियल जो थियरी है वो हमेशा विकास को काट करके करती है। जो विकास जो जमीन से जुड़ा हुआ विकास होता है, जो ज्ञान जमीन से जुड़ा हुआ ज्ञान होता है, उस ज्ञान को खत्म करके वो अपने ज्ञान को थोपता है। और इसीलिए ये गरीबी और सुंदरता का जो डिबेट है आज की तारीख तक वो अनरिजॉल्व है, उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। यह जो भी आदमी जो रिसर्च करता है, जो इसमें अपना समय लगा रहा है, वह एक बहुत बड़ा
चैलेंज के साथ खड़ा है और यह विश्वविद्यालय जिसमें हम सब लोग हैं, हम लोगों के ऊपर भी यह एक चैलेंज है जिसको हमें स्वीकारना है। जब स्वीकारेंगे तो उसमें संभावना बनेगी। दूसरी बात जो है, मैं क्योंकि इस बात पर बहुत लंबी बात, कभी अगर आप हमें मौका देंगे तो मैं इस पर एक लंबा अपने तरीके से बात करना चाहूंगा। दूसरी बात जो है क्वांटिटेटिव आंकड़ों की जो ये बात हुई, इस आंकड़ों ने ये पढ़े लिखे जो समुदाय के लोग हैं, जो आदमी जो जमीन से जुड़ करके जो इंडिजिनस नॉलेज होता है उसको हमेशा, या ये जो भी शासक वर्ग होता है, जो एलिट क्लास होता है, वो हमेशा आंकड़ों को अपने पक्ष में खड़ा करता है, हमेशा आंकड़ों को अपने पक्ष में खड़ा करता है। ये तमाम जो टेक्नोलॉजी की जो बातें, हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब भी टेक्नोलॉजी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ऑलवेज इट हेल्प द रूलिंग क्लास नॉट टू द कॉमन पीपुल। जब भी टेक्नोलॉजी को हम रिसर्च में अडॉप्ट करते हैं, it always promote the idea of the ruling class and deprive the common people, those who have their association with their land and their knowledge, their productive system। ये एक है। और इस बात को लैटिन अमेरिका में जाग्राफी के, मैं जिसे बार बार कोट करता हूं, मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा जाग्राफर एम संतास, जो लैटिन अमेरिका के जाग्राफी के प्रोफेसर थे, लेकिन वो पहले ट्रक ड्राइवरी से अपनी करियर की शुरुआत किए थे और ट्रक ड्राइवरी में पूरा लैटिन अमेरिका पर ट्रक चलाते हुए उसको समझ लिए। उन्होंने कहा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन राइट हिस्ट्री इन टाइम, मोड ऑफ प्रोडक्शन राइट हिस्ट्री इन टाइम, सोशल फॉर्मेशन राइट इन ऑन स्पेस। अब ये दो चीज है। उत्पादन की जो बदलती हुई प्रवृत्ति है, उत्पादन एक जैसा नहीं रहता है, ये हर समय बदलता है। आज से 50 साल पहले, आज से 30 साल पहले पूरे विश्वविद्यालय और गांव और समाज के उत्पादन की पद्धति अलग थी, और उस समय जो इतिहास की जो धारा थी वो अलग थी, और समाज की संरचना अलग थी। आज जो है, जब तमाम चीजें बदली हैं तो संरचना बदली है, समाज बदला है, जमीन और व्यक्ति के बीच का रिश्ता बदला है। यह एक शोध का बहुत लंबा विषय है जिस पर हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि समय की बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं, तो इस बात को भी हम थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर देते हैं। यह कि लेकिन जो पॉवर्टी का जो इशू था, वो तो जो सरकारी संस्था थी उसने कहा कि हमने खत्म कर दिया। सीएमआई ने कहा कि 45 साल में इससे ज्यादा बेरोजगारी नहीं थी। सरकार ने कहा कि नहीं, वो आंकड़ा गलत है, इसमें तो इतने लोगों को हमने मुद्रा लोन दिया है। और आंकड़ों की लड़ाई हम देख रहे हैं। जमीनी हकीकत जो है वो दूसरी है और आंकड़ों की लड़ाई दूसरी है। यह एक रिसर्च के लिए, किसी भी रिसर्चर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके अंदर हमें क्या कर सकते हैं, इन संभावनाओं को तलाशना होगा। मैं अंतिम बात में दो बात और कहना चाहूंगा। एक बात जो कही जाती है, पॉपुलर व्यू नेवर इज द कंसेंसस। जो भी किसी भी समाज में, अगर यहां एक भोजपुरी सेंटर बना है, विश्वविद्यालय बना है, तो ये कहा जाता है कि ये पॉपुलर जो व्यू है यही सही है। लेकिन अभी हाल के दिनों में मैं देख रहा था तो उसमें कहा गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर व्यू इज द बिगेस्ट लाई इन द एकेडमिक वर्ल्ड। यह सबसे बड़ा झूठ है कि जहां कोई भी एक विचार बना दिया जाता है और कहा जाता है कि यही जो है एक समाज के द्वारा और उसके द्वारा एक विचार उत्पन्न हुआ है और यही विचार है। इसके बरखिलाफ जो है, इटली में, यूरोप के, जिनकी आज पूरे दुनिया में विशेष करके सोशल साइंस के रिसर्च में बहुत चर्चा हो रही है, और दुनिया में यह एक नए तरह के सोशल साइंस और रिसर्च इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा रहा है, वह है ग्रामसी। और ग्रामसी हमेशा इस बात को कहते हैं कि समाज में जो हेजेमोनी होता है, चाहे वो नॉलेज की हेजेमोनी हो, पॉलिटिकल प्रोसेस की हेजेमोनी हो, कल्चर की हेजेमोनी हो, किसी भी तरह की हेजेमोनी हो, वो स्टेब्लिश रहता है, दिखाई देता है, उसी के इर्द गिर्द चर्चा चलती है। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग होता है, एक ऐसी भी कम्युनिटी होती है, एक ऐसा भी विचार होता है जो उसके खिलाफ लड़ता है
और वह लड़ते हुए जो लड़ाई वो दिखाई नहीं देता, वो न किसी रिसर्चर को दिखाई देता है, न वह किसी एकेडमिक्स को दिखाई देता है, लेकिन वह संघर्ष करता है। और इसीलिए आज की तारीख में विशेष करके ऐसे बाजारवादी शक्तियां जो मैनेजमेंट करती हैं उस पर ज्यादा चर्चा करती हैं, लेकिन इसकी चर्चा सबसे पहले ग्रामसी ने किया। और यहां जो बात आती है जिसमें शिव प्रकाश शुक्ला जी का साहित्य भी आता है, नैरेटिव की गणना। हियर इज द नैरेटिव। हर आदमी अपनी अपनी नैरेटिव कह रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नैरेटिव है, उनकी माता जी हैं, सारी चीजें, वो हमारी आपकी भी नैरेटिव हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि इसमें से आप देखेंगे कि जो बहुत शीर्ष पर बैठा है उसकी एक नैरेटिव है, लेकिन जो शीर्ष पर नहीं बैठा है, जिसकी नैरेटिव को कोई नहीं जान रहा है, उसकी भी नैरेटिव, हमारी आपकी भी। हम आप छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन हमारी भी नैरेटिव है, आपकी भी नैरेटिव है कि हम किसी गांव से चल करके आए, बीच में तमाम ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए। इसलिए रिसर्च में नैरेटिव को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। पोस्ट मॉडर्निज्म की जो डिबेट थी कि ग्रैंड नैरेटिव को तोड़ना, तो ग्रैंड नैरेटिव तो तोड़ी गई, लेकिन अब ये हुआ कि नाउ वी शुड स्टार्ट द ग्रैंड अगेंस्ट द नैरेटिव ऑफ द कॉमन पीपुल। कॉमन पीपुल का जो संघर्ष है, उस व्यवस्था, जो भी एक हेजेमोनी है, इसको एकाधिकार बोलते हैं, और कोई भी हेजेमोनी हमेशा नहीं रहती है। इस बात को हमारे भारतीय साहित्य में, हमारे भारतीय समाज और दर्शन में बुद्ध ने बहुत पहले पहचान लिया था कि यत सत्यम तत् क्षणितम। जो सत्य है वो क्षणिक है, तो कोई भी एकाधिकार परमानेंट नहीं है, वो बदलता रहता है। मैं अंतिम सवाल जो आपके सामने छोड़ना चाहता हूं किसी भी रिसर्चर के लिए, वाई जेम्स वाट नॉट बॉर्न इन द इंडियन सोसाइटी? हियर इज द प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च फॉर ए रिसर्चर। हमने अपने यहां वेद और उपनिषद पर बहुत बहस किया। दुनिया में हमारे जो ऋषि मुनि थे, विज्ञान पर बहस किए, दर्शन पर बहस किए, कविता और साहित्य पर बहस किए। दुनिया में जितनी इस क्षेत्र में बहस हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में, दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। लेकिन यह कौन सी ऐसी चीज थी जिसके चलते उस केतली के ऊपर ढक्कन रखा हुआ था, और उस भाप की शक्ति को जेम्स वाट जो यूरोप में बैठा था उसने पहचाना। और हमारे देश में हम उपनिषद पर बहस करते रहे, कविता करते रहे, तमाम बड़ी बड़ी बात करते रहे, गणित पर बात किए, तकनीकी पर बात नहीं किए। ये हमारे रिसर्च का क्रक्स एरिया है आने वाले दिनों के लिए, कि हमें इस प्रश्न का हल ढूंढना होगा। इस प्रश्न का हल जब हम ढूंढेंगे तो कहीं न कहीं हम अपने अंदर भी गिरेबान में झांकेंगे कि कहीं हम भी तो नहीं उसी जो आइवरी टावर, जो एकेडमिक डिबेट और एलिट डिबेट का पार्ट तो नहीं बन गए हैं। क्योंकि जो भी रिसर्चर, और इसीलिए जब आज एक बात देखें, यह बात इसलिए कही जा रही है कि आज छोटे छोटे रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, यूरोप में तो यह एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट को खत्म करके छोटे छोटे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं। और उसमें एक बात और किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट, एक्शन एंड देन रिसर्च। हम जो अब जैसे प्रैक्टिस इन रिसर्च, इसको मार्केट इकोनॉमी के लोग कहते हैं कि भाई आप जो भी रिसर्च करिए, जो मैनेजमेंट का रिसर्च करता है तो हमें नौकरी मिल गई, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो रिसर्च करेगी। अब ये पूछा जा रहा है, आप कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू देने तो लोग पूछेंगे कि इसका आउटपुट क्या है, नंबर एक। दूसरी बात पूछेंगे कि आप सोसाइटी को क्या देने जा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आपको रिसर्च में ये ब्राह्मणिकल थॉट है कि अपने रियलिटी से काट करके सोचना, यही ब्राह्मणवाद है, जिसको हम वो जाति से लेना देना नहीं है। ब्राह्मणवाद यह है कि हम हमारे अगल बगल जो रियलिटी है उससे हम अपने को काट करके, और मतलब वास्तविकता गांजा पी करके या कोई नशे में जो बात होती है कि हम अपने अगल बगल ना देखें, चारों तरफ से बंद करके बाहर गंदगी पड़ी हो तमाम, और हम सोच रहे हैं यूटोपिया। आइवरी टावर के बीच में जो रिसर्चर हैं या जो रिसर्च हो रहा है, that will be questioned in the future and they don't have any scope in the future। अब ये रिसर्च की ये जो जिस जहां पर हम खड़े हो गए हैं। अब मैं आपको एक बात कह करके, जैसे सरफराज जी ने उसकी चर्चा किया, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरी बड़ी इच्छा थी
कि भोजपुरी सेंटर में जो हमारे अंदर काम कर रहे थे, खान पान पर मैंने उन्हें दिया। देखिए होता क्या है कि जो आदमी मजबूत होता है, ठीक है, उस आदमी की मां भी मजबूत, उसकी आदमी की मां को भी सम्मान मिलता है, उसके खान पान को भी सम्मान मिलता है, उसकी बोली को भी सम्मान मिलता है। अगर आप मजबूत हैं तो हर आदमी आपकी मां को भी सम्मान देगा कि ऐसी मां ने आपको पैदा किया। ये नैरेटिव है। और अगर हम कुछ नहीं है तो हमारी मां को भी कोई नहीं पूछेगा। और जब हम चपरासी हैं किसी जगह का या उससे भी नीचे है, कुछ भी नहीं है, तो हम जो भाषा बोलेंगे उस भाषा को भी सम्मान नहीं मिलेगा। और जो हम खाते हैं उस खान पान को भी सम्मान नहीं मिलेगा। जो बीएस नैपाल साहब की जो एरिया ऑफ डार्कनेस, ये आपके रिसर्च के लिए सबसे अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। साउथ और भोजपुरी रीजन पर जो उन्होंने लिखा है एरिया ऑफ डार्कनेस, उसमें इस बात को बहुत विस्तृत से उन्होंने कहा है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि पंजाब में जैसे ही लोग एनआरआई हुए तो उनका छोला भटूरा और उनकी लस्सी खान पान वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पर उसका एक आज वो बना कि उसको लोगों ने प्रमोट किया। उसी तरह से साउथ में जब एक नए तरह का, इस पर बीएस नैपाल ने बहुत बढ़िया लिखा, वो मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता, आप पढ़ेंगे। लेकिन जो साउथ इंडियन जो डिश है पूरे दुनिया में, और अगर आप कनॉट प्लेस पर जाते हैं तो जो सरवना जो उनका जो सेंटर है उसका पूरा ग्लोबल चेन है वो, क्योंकि और उसमें इडली डोसा तमाम तरह के खाने को वो इंटरनेशनल। हमारे भोजपुरी में भी बहुत से फास्ट फूड हैं, बहुत से हैं। और मेरी एक किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में मेरी बात हो रही थी, मैंने एक प्रपोजल कहा, वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर आप उस पर भी काम करें तो एक अच्छा काम होगा। कि ये जो हाईवे बन रहा है, इस हाईवे की 10 जो भी हाईवे बन रहा है, एक तरफ 10 किलोमीटर और दूसरे तरफ 5 किलोमीटर का एरिया गवर्नमेंट एक्वायर करने जा रही है। और उसमें तरह तरह के मार्केट के एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं। ये ऑलरेडी ये चल रहा है, उसमें एजुकेशन हब बनेगा। अब मेरा ये कहना है कि अगर 200 किलोमीटर के एरिया का अगर जो भी फूड सेक्रेट है उसका हम डॉक्यूमेंटेशन करें। क्या क्या हमारे घर में जो अचार बनता है, चटनी बनता है, मुरब्बा बनता है, आपकी माता जी जो एक स्पेशल खाना जो बनाती हैं, जो 7 स्टार होटल या दुनिया के किसी भी जगह नहीं मिलता, उसका हम डॉक्यूमेंटेशन करके। और अगर आजकल स्टार्टअप की बात चल रही है बहुत, अगर भोजपुरी सेंटर से ये मेरा प्रस्ताव है और इसमें जो भी सहयोग मांगेंगे मैं दूंगा कि भोजपुरी रीजन्स के जितने जो फूड आइटम हैं अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन करके और उसको हम जो स्टार्टअप का जो अपने यहाँ मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो मालवी इंक्यूबेशन सेंटर है उसमें ले जा करके इंक्यूबेशन कराते हैं, तो जो इसका जो पोटेंशियल है कि हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करें। ऑलरेडी उसके लिए बहुत से फंडिंग एजेंसी हैं जो आपको फंड करेंगी और उसको प्रमोट करेंगी। केवल आपको अगर आप ये करें कि ये जो संगीत है और भोजन, ये दो को एक साथ लिंक करके, और ज्यादा नहीं 200 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के रेडियस का पूरा है, अगर उसको हम डॉक्यूमेंटेड करते हैं तो जो आज जो ये बात हो रही है प्रैक्टिस इन रिसर्च के बहुत सारे आयाम है, मैं उस पर डिटेल में चर्चा नहीं करना। यह एक मेरे अंदर एक विचार है कि इस पर काम होना चाहिए और भोजपुरी सेंटर से बेहतर इस पर कोई नहीं काम कर सकता कि जितने जड़ी बूटी हैं, खान पान है, संगीत है, सबको एक साथ मिला करके एक हम इंक्यूबेशन सेंटर बना करके अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिस इन रिसर्च की बात जो आज सामने आ रही है उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपनी अंत में जो मैं बात कहना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आपको जब आप शोध के विषय को चुने हैं और जैसा सरफराज जी ने कहा और सभी लोगों ने कहा कि हमको अपने जो भी ऊपर वाले ने हमारे आपके अंदर ये जो विवेक दिया है, इस विवेक को किसी के साथ गिरवी नहीं रखना है, इस विवेक को अपने पास रखना है। ये विवेक हमारा है, इस विवेक को हमारे परिवार, हमारे माता पिता ने इसको सजाया संवारा है।
इस विवेक को जिस मिट्टी में हम पैदा हुए थे उस मिट्टी से खाद पानी मिला है जिसमें यह विकसित हुआ है। इस विवेक से ही हमने दुनिया को समझने का वास्ता सीखा है। इस विवेक से ही हमने अपनी मातृभाषा को सीखा है। इस विवेक से ही हमने अपने जीवन के सांस्कृतिक उन्नयन का विकास किया है। और यह मेरा विवेक मेरे पास रहना चाहिए। और जब यह मेरा विवेक मेरे पास रहेगा, किसी के पास गिरवी नहीं रहेगा, वो कोई हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह रिसर्चर की पहली पहचान होगी। और वहां से आप जो होता है कि मिलियंस माइल जर्नी स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप, तो वहां से आप एक अच्छे रिसर्चर के रूप में आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो संभावनाएं और जो चुनौतियां हैं, इन सारी चीजों को जब आप अपने अंदर समझेंगे और सहेजेंगे, तो आने वाले दिनों में वही पीढ़ी बड़ी होती है जो बड़ी चुनौतियों का सामना करती है। वह पीढ़ी बड़ी नहीं होती है जो हर चीज उसको मिल जाता है। जिनके माँ बाप उनको सोने चांदी के कटोरे दे करके पैदा किए हैं, उनके स्कोप कम है। जिनके माँ बाप ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं लड़ते हुए, आगे भी आप लड़ते हुए जाएंगे। और यह रिसर्च के लिए आपकी यही निशानी है कि रिसर्च में बहुत से चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को आप पूरा करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। और कभी अगर मुझे मौका मिला तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर मैं और भी अधिक विस्तृत बात करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।